मैंने अपनी बात भी नेताओं के साथ सम्मान रखा, बात भी सुनी गई, लेकिन रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नतीजा हुआ आज उसी अवसर पर मैंने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का निर्णय लिया, जिसको इस्तीफा पत्र मैंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जी को भेज दिया। ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया, लेकिन असली वजह कुछ और ही कही जा रही है, वो भी बताएंगे। अब ऐसा हुआ क्या? दोपहर तक तो बीजेपी में सब ठीक था। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में टिकट बंटवारे के लिए मंथन चल रहा था। बीजेपी की सीनियर लीडरशिप तय कर रही थी किसे टिकट देना है, किसे नहीं। लेकिन उसी दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा बम गिरा और उसका असर चलती मीटिंग पर नजर आया। बीच मीटिंग से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ट्वीट करना पड़ा और जल्दबाजी में फैसला न लेने की अपील की। मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह कोरोना होने की वजह से वर्चुअली मौजूद थे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी संगठन महासचिव सुनील बंसल सब मौजूद थे। मतलब पूरी पार्टी की तरफ से संदेशा भेजा गया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट का जवाब कुछ ऐसे आया। केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि आप पुनर्विचार करें अपने फैसले का। मैं उनके सुझाव के लिए उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं समझता हूं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे सलाहकार नहीं है। अपनी सलाह को अपने पास रखें। स्वामी प्रसाद मौर्य के जवाब से साफ हो गया कि पैशअप की गुंजाइश नहीं है। बात बहुत आगे तक जा चुकी है और रही सही कसर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में बीजेपी के 3 विधायकों ने बिल्हौर से, भगवती सागर, शाहजहांपुर से रोशन लाल वर्मा और बांदा से ब्रजेश प्रजापति के इस्तीफे ने पूरी कर दी। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर 3 ओबीसी विधायक का इस्तीफा उस बीजेपी के गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर डेंट है, जिसे बीजेपी अब तक यादव वोट बैंक का तोड़ मानती आई है और उसे यकीन हो रहा है कि गैर यादव वोट बैंक उसके साथ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब सरकार से इस्तीफा दिया उस समय दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी। बैठक में यह तय हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य एक ट्वीट करें। ट्वीट के द्वारा केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी को समझाने की कोशिश की। बीजेपी को बखूबी मालूम था कि ऐसे ट्वीट से स्वामी समझने वाले नहीं, फिर भी ये इसलिए किया गया क्योंकि स्वामी के पीछे खड़े उनके समर्थक और उस जाति के लोगों को यह मैसेज दिया जा सके कि आखिरी समय तक स्वामी को रोकने की कोशिश की गई थी। असल में बीजेपी की रणनीति का एक अहम हिस्सा यह है कि गैर यादव पिछड़ी जातियों को यादवों के खिलाफ गोलबंद करके रखा जाए और वैसे में मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां तक रही नॉन यादव और मौर्य वोटों की बात, स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य दोनों नेताओं का अपना जनाधार है। हालांकि खुद को केशव प्रसाद मौर्य से स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ा नेता बता रहे हैं, लेकिन वक्त बदल गया है, साथ साथ हालात भी। केशव प्रसाद मौर्य आज की तारीख में यूपी के डिप्टी सीएम हैं, जिन्हें बीजेपी ने 2016 में यूपी में पार्टी का अध्यक्ष बनाया। बीजेपी में उनका राजनीतिक जीवन 4 साल का है, लेकिन वीएचपी और बजरंग दल में वो 12 साल रहे हैं। यूपी में ओबीसी वोट करीब 40% है, सबसे ज्यादा यादव, फिर कुर्मी है, तीसरे नंबर पर कुशवाहा और मौर्य। बीजेपी में कई बड़े ओबीसी नेता हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कौशल से 2017 में सबको हैरान कर दिया था और बीजेपी गठबंधन को 315 सीटें मिली थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जमीन के नेता हैं, यूपी सरकार में श्रम मंत्री रहे हैं और 5 बार विधायक रह चुके हैं। पिछड़े समाज के बड़े नेता माने जाते हैं और 80 के दशक से राजनीति में है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2012 से 2016 तक यूपी विधानसभा के नेता विरोधी दल रहे। 8 अगस्त 2016 को बीजेपी में शामिल हुए थे। इनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद है। बीजेपी से पहले लोक दल और बीएसपी में रह चुके हैं। कितने लोग आपके साथ और आ रहे हैं? कितने लाखों का जनाधार मेरे पास है। आपने जब बहुजन समाज पार्टी में छोड़ा था तो रमाबाई अंबेडकर मैदान में स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर 6-7 लाख लोगों की भीड़ को आपने देखा है। इसलिए हमें यह नहीं बताने की आवश्यकता कि हमारे पीछे कितने समर्थकों की लंबी कतार है। इसलिए 2 दिन में अंतिम फैसला होगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये भी स्पष्ट हो जाएगा। और ये स्वाभाविक रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मेरा निर्णय होता है वो सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए पर्याप्त होता है। जिसमें बहुजन समाज पार्टी मैंने छोड़ा था, बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 थी। इस्तीफा देने के दिन ही रात 12 बजे तक वो तीसरे पायदान पर चली गई और साथ ही साथ जो तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी, 14 साल का उसको वनवास खत्म करके पूर्ण बहुमत की सरकार दिलाने में हमारा जनाधार सहयोग किया और सरकार में पूर्ण बहुमत के आने के बाद सत्ता में मदमस्त होकर के उत्तर प्रदेश की जनता के हितों के साथ लगातार खिलवाड़ करते रहे। नतीजा हुआ उचित प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी बात को समझ में रखता भी रहा और रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके नाते आज श्री राज्यपाल जी को भेजा गया इस्तीफा पत्र उसका परिणाम है। अखिलेश यादव के लिए गैर यादव वोट हमेशा से ही बहुत बड़ी चुनौती रहे हैं। हालांकि उनके पास केशव देव मौर्य हैं जो कि हमेशा से उनके साथ यात्राएं भी कर चुके हैं और उनके बेहद करीबी भी माने जाते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी से तोड़कर लाए हैं तो उनको इस बात की कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर है कि गैर यादव वोट यानी ओबीसी का जो वोट बैंक है उसको डेंट करने में कामयाबी मिलेगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर पहले ही विश्वासघात के आरोप बसपा ने लगाया है। 2016 में जब वो बीजेपी में आए तो उनकी तमाम शर्तें मानी भी गई। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को बदायूं से सांसद बनाया और अपने चहेते को बीजेपी से टिकट भी दिलाया। लेकिन अब सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया कि कहीं ना कहीं उनके बेटे उत्कर्ष को टिकट मिलना था, लेकिन शायद वो टिकट नहीं मिल पा रहा है और यही वजह है कि उन्होंने बगावत कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य रायबरेली की ऊंचाहार सीट से पिछली बार बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़े थे। हालांकि बहुत कम अंतर से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए ऊंचाहार सीट बहुत टफ रही है क्योंकि यहाँ चौतरफा मुकाबला रहा है और अगर इस बार टिकट मिलता तो भी मामला मुश्किल था। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, जब राम मंदिर आंदोलन और मोदी लहर पीक पर थी तब भी ऊंचाहार में बीजेपी कमल नहीं खिला पाई। ऊंचाहार विधानसभा सीट पर 2012 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य को मात देकर विधायक बने और अखिलेश सरकार में मंत्री बने। समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे को 61,930 वोट मिले, जबकि उस वक्त बीएसपी के टिकट पर लड़े उत्कृष्ट मौर्य को 59,348। हार जीत का अंतर 2,582 था। 2017 के विधानसभा चुनाव में ऊंचाहार सीट पर कुल 13 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच रहा। इस बार भी समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे लड़े, जिन्हें 59,103 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उत्कृष्ट मौर्य को 57,169 वोट मिले थे। इस बार हार जीत
सीट का अंतर 1934 था। पहली चीज़ तो मैं ये भ्रम दूर कर दूं, बेटे और बेटी के लिए पिताजी कभी ना प्रेशर बनाए किसी के ऊपर, बल्कि पार्टी ही 2012 में मुझको विधानसभा का टिकट दी, 2017 में भी विधानसभा का टिकट मुझको दी, और बहन जी को भी पार्टी ने ही टिकट दिया है। जब उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिलते थे तो बहन जी को ही टिकट देने का काम किया, देकर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था। आज भी कोई भी ऐसा एक विषय नहीं है जिस पर बेटा और बेटी के लिए माननीय मंत्री जी टिकट मांग रहे हो। आज संगठन की बात है, जो संगठन हमेशा सामाजिक स्तर पे और दलित पिछड़ों के लिए हमेशा काम किया है, आज अगर उसकी उपेक्षा होगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर दिखेगा आपको। कहा तो ये जा रहा है कि उत्कृष्ट के लिए सीट जीतना बेहद मुश्किल है और अगर वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ते हैं तो जीत की गारंटी हो सकती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या 2 बार के विधायक मनोज पांडे की सीट से अखिलेश समझौता करेंगे? कयास कई लग रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इन बातों से इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो टिकट कटने की बात हुई, बहुत सारे लोग इसलिए जा रहे हैं कि उनके टिकट कटने वाले थे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप जैसे मायावती ने भी पहले कहा था कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ टिकट मांगे। बीजेपी बेटी बेटा की टिकट की राजी नहीं करता हूँ, मैं प्रदेश के दलितों पिछड़ों के हितों के लिए राजी करता हूँ, और एक बेटी एक बेटा नहीं, 1000 बेटी बेटा उसके लिए मैं बलिदान कर सकता हूँ। बीजेपी के लिए चुनौती स्वामी प्रसाद मौर्य भर नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जिन 3 बीजेपी विधायकों ने इस्तीफा दिया है वो भी बीजेपी की गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर खतरे के संकेत हैं। इसलिए आज बीजेपी मीटिंग में भी नाराज विधायकों से बात कर नाराजगी दूर करने के लिए कहा गया। जहां एक तरफ दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ से स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कुछ अन्य विधायकों के बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में जाने की खबर सामने आई। जैसे ही ये खबर आई, बीजेपी आलाकमान सतर्क हो गया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ जिन जिन विधायकों का नाम सामने आया जो बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, वो सभी पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। ये वो पिछड़ा वर्ग है जिसको लुभाने के लिए पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, और ये वही पिछड़ा वर्ग है जिसने 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दिल खोलकर वोट दिया था। ऐसे में इन पिछड़े वर्ग के नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी ने स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ सुनील बंसल को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इनको मनाए, और साथ ही साथ अगर और भी कोई नेता है जिसके मन में कोई नाराजगी है पार्टी को लेकर या टिकट को लेकर, तो उसको भी मनाने की जिम्मेदारी इन दोनों नेताओं को दी गई है, ताकि कहीं ऐसा न हो कि इन नेताओं की नाराजगी का असर बीजेपी की संभावनाओं पर पड़े और कार्यकर्ताओं के बीच और संगठन में एक गलत संदेश जाए। गैर यादव वोट में सेंध बीजेपी के लिए कितना चैलेंज है उसे भी समझ लीजिए। यूपी के जातिगत समीकरणों को देखें तो सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है। सवर्ण जातियां 18% हैं, तो वहीं पिछड़े वर्ग की संख्या 40% है, जिसमें यादव 10, कुर्मी मौर्य 5%, मल्लाह 5%, लोध 3%, जाट 3%, विश्वकर्मा 2%, गुर्जर 2% और 10% अन्य पिछड़ी जातियां। इसके अलावा प्रदेश में अनुसूचित जाति 22% है और मुस्लिम आबादी 19% है। जिन 3 बीजेपी के विधायकों ने इस्तीफा दिया है उनमें शाहजहांपुर से बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा सबसे ज्यादा फ्रंट पर दिखाई दिए। लोध जाति से आते हैं जो ओबीसी जाति में 4% के करीब है, और आज स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की हार्ड कॉपी लेकर यही आए थे। ये शाहजहांपुर से बीजेपी के विधायक है रोशन लाल जी, जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये घर है जहाँ पे उनके समर्थक बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। आज इस्तीफा देने का चुनाव जब आचार संहिता लागू हो गई, चुनाव का ऐलान हो गया, क्या वजह? आज इस्तीफा देने की क्या वजह? मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि लगातार उपेक्षा की गई, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, मनमानी चलाई गई। जनता ने सरकार चुनी है। पार्टियां अगर सरकार चुन लेती, पार्टियां अगर सरकार बना लेती तो जिसको मर्जी हो टिकट देकर सरकार बना ले। जनता चुनती है सरकार, जनता की उपेक्षा हुई है, लगातार उपेक्षा हुई है, किसी की नहीं सुनी गई। 5 साल बाद क्यों आपको लगा कि उपेक्षा हो रही है? तो अरे 5 साल बाद क्यों लगा? आप लोगों को मालूम होगा कि मैं लगातार शिकायतें करता रहा। आपके टीवी चैनल ने भी, प्रिंट मीडिया ने, सबने छापा है। जब शिकायत करता रहा, लगातार शिकायतें की। कौन उपेक्षा कर रहा है? कौन उपेक्षा कर रहा है जी? चंद लोग इस सरकार में, जो चंद अधिकारी बैठे हैं, अधिकारी चाहे वो लोक भवन बैठे हों, चाहे जिला स्तर बैठे हों, मनमानी की ये सरकार अधिकारियों ने चलाई है और चंद लोगों ने चलाई। कितने विधायक आपके साथ और हैं? अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। आप समाजवादी पार्टी में? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जाएंगे। बांदा से ब्रजेश प्रजापति कुम्हार जाति से आते हैं जो करीब 3% है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन में अपना इस्तीफा पार्टी को भेज दिया है, और आगे जो भी निर्णय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का होगा, हम सब लोगों के साथ हैं। कितने विधायकों ने दे दिया इस्तीफा? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ की हम बात करें, विधायकों की संख्या काफी ज्यादा है। धीरे-धीरे जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है आपके साथ नाम, क्योंकि अगर इस्तीफा दिया है तो बातचीत की होगी आपके साथ के लोगों ने, उन विधायकों के नाम भी बताइए जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हम जैसे तमाम विधायक और प्रदेश की जनता उनको अपना नेता मानती है, और जो भी नेता का निर्णय होता है उसमें सोचा नहीं जाता, ना किसी से बात करने की आवश्यकता समझते हैं कोई भी व्यक्ति, और स्वयं से इस्तीफा दे देते हैं। आप देखते जाइए, संख्या बढ़ती जाएगी। बिल्हौर से भगवती सागर दलित हैं और दलित यूपी में 22% हैं। उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में इस्तीफा दिया है। इनका भी कहना है कि वो बीजेपी से नाराज हैं। हम लोग कैसे जाति व्यवस्था के शिकार लोग, जो मजलूम समाज के लोग हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं, जो उनका हजारों साल से शोषण किया गया, जो 6743 जातियों में बटा हुआ समाज है, इसको कैसे न्याय दिलाया जाए, उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, और जहाँ समाज का हित होगा वो हम लोग निर्णय लेंगे। देखेंगे क्या उचित होगा। बहुजन समाज के जाति व्यवस्था के शिकार लोगों को कैसे न्याय मिलेगा। मुसहार, बरार, तेली, तमोली, नाई, लुहार, बढ़ई, कुम्हार, कहार, धोबी, धानुक, विषम जो प्रजा जातियाँ हैं, जिनका बड़े पैमाने पर उत्पीड़न होता है। गाँव में अब भी जाइए तो सबसे ज्यादा प्रजा जातियों का भी उत्पीड़न है। एक घर है, 2 घर है, तो उसको वो गुलाम होकर के रह रहे, तो गुलाम होकर के रह रहे, तो उनको गुलामी से निजात दिलाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे।
बीजेपी की मुश्किल सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ये 3 विधायकों ने नहीं बढ़ाई। एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी ऐलान कर दिया कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। इस्तीफों को लेकर शरद पवार के दावे ने बीजेपी को और भी परेशान कर दिया। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है। आज मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया मिनिस्ट्री से और पार्टी से, और इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी को सहयोग देने की बात उन्होंने कही, और साथ साथ इनके साथ ही 13 एमएलए और कुछ साथी वो इसमें ज्वाइन होने वाले हैं। और आज मौर्य से शुरुआत है, आप देखेंगे और ये कुछ दिनों में हर दिन कोई ना कोई नया चेहरा वहाँ से छोड़कर यहाँ आएगा और परिवर्तन की प्रक्रिया में शामिल होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर दलित पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय का आरोप लगाया है, लेकिन सवाल है कि 5 साल तक वो चुप क्यों रहे। उन्होंने भी ओम प्रकाश राजभर की तरह पहले पार्टी क्यों नहीं छोड़ दी। सवाल यह भी है कि अगर बीजेपी पिछड़ी जाति दलित विरोधी है तो बीजेपी के साथ निषाद पार्टी के संजय निषाद क्यों है, अपना दल की अनुप्रिया पटेल क्यों है। हम कहते हैं मायावती और कांशीराम से सीखे हुए हैं। दलित लोग दलदल में थे, लेकिन जब झंडा टोपी पावर में आ गए तो दलदल से महल में आ गए, आरक्षण उनके दरवाजे पहुंच गया। तो आज उसी सोच के साथ मेरा समाज है, टोपी झंडा नारा लेके आया है। आज नहीं 2022 की सरकार बनाएंगे, उसी सदन उसी विधानसभा में बैठकर इनका आरक्षण लिवाने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग रण से भागने वाले नहीं है, इनके जैसा इस्तीफा देके भाग जाए। इनके जो कभी इन्होंने अपने समाज को वादा किया था कि हम अनुसूचित जात का दर्जा दिलाएंगे, कभी उन्होंने लखनऊ नहीं लाए। यहाँ जब पिछड़ों को देने की बात आती है तो चिट्ठी की चर्चा होती है। ये कौन सा कानून है संदेश में? भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से आप उठा के देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हिस्सा था 23%, 22.5% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का लूट लिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये मूक दर्शक बने रहे पलटूराम, मूक दर्शक बने रहे। डिप्टी सीएम मांग रहे थे भाजपा से, थमा दिया ठेंगा, मांग रहे थे मंत्री, थमा दिया ठेंगा। अब बनते बनते बन गए एमएलसी, अब एमएलसी बन गए। अरे बिंद के विषय में सोचो, कश्यप के विषय में सोचो, खाली अपने बेटा अपने बाप बेटा के विषय में सोचो। बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थक विधायकों के इस्तीफे ने यूपी की सियासत को रोमांचक बना दिया है। कहा तो ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में बाकियों की लिस्ट हर पार्टी में दिखेगी, लेकिन बीजेपी पर असर ज्यादा होगा क्योंकि उसे दोबारा सत्ता पाना है। कितना समझौता करेगी ये देखना होगा। यूपी से आज अचानक एक बड़ी अजीब सी खबर आ रही है। पिछड़ा वर्ग के एक बीजेपी विधायक अचानक गायब हो गए हैं। शिकायत दर्ज कराई है विधायक की बेटी ने। ये विधायक कौन है और आखिर पूरा माजरा क्या है, ये आपको हम बताते हैं बस 4 मिनट के इस छोटे से ब्रेक के बाद। जब बात स्पेशल मोमेंट्स की हो या अपनों की खुशियों की, क्यों ना बनाए इन्हें खास ऐशब्रा डायमंड्स के साथ। जड़ों से जुड़ी है विरासत अपनी, आओ इसे उज्ज्वलित करें। ट्रू पावर अर्थिंग्स एंड वायर्स, दिल की ऊष्मा से देश की ऊर्जा तक। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। पानी दोबारा यहाँ पे शुरू हो गई है। ये देखिए लगातार आ रहे हैं। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। अलीगढ़ से लेकर पलवल तक जो सिंगल रोड था वो 4 लेन रोड हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। भैया वोट तो हम जाति के आधार पर देंगे, जो विकास कराएगा उसको वोट देंगे, जो कोई भी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं। जो किसान के फेवर में होगा हमारा नेता भी है, और चीज वही है जो किसान के फेवर में होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास मोदी जी के अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं है। पब्लिक के मुद्दे पब्लिक के साथ हमारे मंच पर होगी बात। अगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज, तो आज ही indiatv.in पर लॉग इन कर रजिस्टर करें और पाएं मौका हमारे शो का हिस्सा बनने का। और कहें ये पब्लिक है, सब जानती है। एक शब्द नहीं बोलेंगे। हर शो पर इनका आवाज भारी। इंडिया टीवी, शो कम खबर ज्यादा। आज रात 9 बजे कोरोना की दवा को मिली परमिशन। किस किस को मिलेगी ये दवाई? चीन में लाखों कोरोना मरीजों का आइसोलेशन, कोरोना के खतरे की दिल दहलाने वाली तस्वीरें। आज की बात रजत शर्मा के साथ देखिए रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। ज्वलंत मुद्दों पर वाद विवाद और संवाद का मुकाबला आज शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत, उठो जागो और तब तक अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो जब तक ध्येय नहीं मिल जाता। और ये तभी संभव है जब हमारा शरीर बल, मनोबल और आत्मबल प्रबल होगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस पर मैं सिखाऊंगा आपको वो योग जिससे मिलेगा आपको शरीर बल, मनोबल और आत्मबल। यंग इंडिया बनेगा हेल्दी इंडिया जब योग करेगा हर रोज सुबह 8 बजे और शाम 4:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं सलमान खान, मैं हूं सुनील शेट्टी, हाय मैं हूं आयुष्मान खुराना, मैं हूं बादशाह, आ रहा हूं यू मी एंड ओटीटी पर। यू मी और ओटीटी, यू मी और ओटीटी, यू मी और ओटीटी, यू मी एंड ओटीटी। देखिए यू मी और ओटीटी जरूर देखिएगा सिर्फ इंडिया टीवी पर। यू मी और ओटीटी हर गुरुवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। आज रात 9 बजे कोरोना की दवा को मिली परमिशन। किस किस को मिलेगी ये दवाई? चीन में लाखों कोरोना मरीजों का आइसोलेशन, कोरोना के खतरे की दिल दहलाने वाली तस्वीरें। आज की बात रजत शर्मा के साथ देखिए रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। सुलगते मुद्दों पर
बेबाक सवाल और संवाद का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। पता चला आपको वरुण धवन का मिशन, नया मिशन, क्या बद्रीनाथ बनेंगे OTT के हीरो नंबर 1। अनुष्का शर्मा ने पहनी टीम इंडिया की जर्सी, किसने कहा मिसेस कोहली को फर्जी। देखिए यू मी और OTT गुरुवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं सबसे कहता हूँ इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत है। टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। भाई दोबारा यहाँ पे शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज। यूपी से आज एक बहुत हैरान करने वाली खबर है, आपको बताते हैं। बीजेपी के विधायक हैं विनय शाक्य, और ये विधायक अचानक लापता हो गए। और विनय शाक्य की बेटी ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके पिता की तलाश करने की गुहार लगाई है। बेटी कह रही हैं कि मेरे पिता विनय शाक्य पैरालिसिस से पीड़ित हैं, जिसका फायदा उठाकर चाचा ने उनको जबरदस्ती घर से उठा लिया है और सपा में शामिल कराने को लेकर किसी अनजान जगह उन्हें छिपा दिया गया है। मैं विधायक विधुना श्री विनय शाक्य पुत्री रिया शाक्य हूँ। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, वे कहाँ हैं, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवारजनों से उन्हें मिलवाया जाए। आरोप संगीन है, माहौल चुनाव का है, इसलिए किसी भी ऐसे आरोप को या घटना को गंभीरता से ही लिया जाना चाहिए। फिलहाल वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद जरूर देखिए आज दिन भर की 100 बड़ी खबरें। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। भाई दोबारा यहाँ पे शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पब्लिक के मुद्दे पब्लिक के साथ हमारे मंच पर होगी बात। अगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज, तो इंडिया टीवी देगा आपको मौका अपने मंच पर आने का। तो आज ही indiatv.in पर लॉग इन कर रजिस्टर करें और बनिए हिस्सा हमारी पहल का। ये पब्लिक है, सब जानते हैं। एक शब्द नहीं बोलेंगे। हर शो पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शोर कम, खबर ज्यादा। आज रात 9 बजे कोरोना की दवा को मिली परमिशन। किस किस को मिलेगी ये दवाई? चीन में लाखों कोरोना मरीजों का आइसोलेशन। कोरोना के खतरे की दिल दहलाने वाली तस्वीरें। आज की बात रजत शर्मा के साथ देखिए रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। ज्वलंत मुद्दों पर वाद विवाद और संवाद का मुकाबला आज शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत, उठो जागो तब तक अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो जब तक ध्येय नहीं मिल जाता। और ये तभी संभव है जब हमारा शरीर बल, मनोबल और आत्मबल प्रबल होगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस पर मैं सिखाऊंगा आपको वो योग जिसे मिलेगा आपको शरीर बल, मनोबल और आत्मबल। यंग इंडिया बनेगा हेल्दी इंडिया जब योग करेगा हर रोज सुबह 8 बजे और शाम 4:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं सलमान खान। मैं हूं सनी शेट्टी। हाय, मैं हूं आयुष्मान खुराना। मैं बादशाह। आ रहा हूं यू मी एंड OTT पर। यू मी और OTT। यू मी और OTT। यू मी और OTT। यू मी एंड OTT। देखिए यू मी और OTT जरूर देखिएगा सिर्फ इंडिया टीवी पर। यू मी और OTT हर गुरुवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रदर्शनकारी जो है लगातार पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। 10-12 घंटे के अंदर अंदर 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। जहां पर इस समय फायर कॉन्टिन्यू किया जा रहा है और वहां से भी काउंटर फायर आ रहा है। 6 घंटे से लगातार भीड़ लगा है और मुझे अभी भी परेशानी है। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। आज रात 9 बजे कोरोना की दवा को मिली परमिशन। किस किस को मिलेगी ये दवाई? चीन में लाखों कोरोना मरीजों का आइसोलेशन। कोरोना के खतरे की दिल दहलाने वाली तस्वीरें। आज की बात रजत शर्मा के साथ देखिए रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। सुलगते मुद्दों पर बेबाक सवाल और संवाद का